गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 8 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं लास्ट टॉपिक क्यों कह रही हूँ, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक नहीं है, हम आपकी पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट बिफोर बोर्स मॉडल। आपका जो रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल के बीच में जो जो चीजें डेवलपमेंट हुई थी, जिनके बारे में बोर्स ने डीपली स्टडी करके और फिर अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उन टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है जो कि आपका रदरफोर्ड मॉडल के बाद जिस प्रोसेस की डेवलपमेंट हुई थी, और इसको बोर ने जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो सारी आपकी नील बोर ने डीपली स्टडी करके देन अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम डायरेक्टली आपके नील बोर एटॉमिक मॉडल पे चलेंगे। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो हमने आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट पढ़ी है हर्ट्ज, वो यही साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने अपने नाम से ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट दी थी। ठीक है, तो बेटा हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में एक इफेक्ट देखा था, एक फिनोमेना देखा था, जिसका नाम उन्होंने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस एक्सपेरिमेंट को हम डीपली देखते हैं। तो उन्होंने इस टाइप से एक ग्लास ट्यूब ली थी, इस ग्लास ट्यूब में इन्होंने इस तरीके से एक डिटेक्टर लगाया था। इस डिटेक्टर को उन्होंने एमीटर से कनेक्ट किया था। ठीक है, और यहां पे एक ऐसे मेटल प्लेट लगाई थी, इस तरीके से एक मेटल प्लेट लगाई थी उन्होंने, और इस मेटल प्लेट को भी कनेक्ट किया था इस डिटेक्टर से, सॉरी एमीटर से। ठीक है, एमीटर का काम क्या होता है? जनरली आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को डिटेक्ट करता है ये। ठीक है, बताता है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। इसमें जो ये आपकी निडल होती है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट होगा, ये निडल जो है डिफ्लेक्शन शो करने लग जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने यहां पे एक सोर्स रखा। इस सोर्स से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस डाली। ठीक है बेटा, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया है, ये उनका सेटअप है। एक ग्लास ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम क्रिएट की। ठीक है, एक डिटेक्टर लिया, डिटेक्टर को एमीटर से कनेक्ट किया, मेटल आपकी प्लेट ली। ठीक है, यहां से आपका इस मेटल प्लेट को कनेक्ट कर दिया इस एमीटर से। देन उसके बाद उन्होंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, जिससे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। हर लाइट सोर्स पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, हम पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने इस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे एमिट की। ठीक है, यहाँ पे डाली, इंसिडेंट की, और डालते ही उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस सरफेस पे इंसिडेंट किया, यहां से कुछ निकला, और जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन इस पे डली, यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये जो एमीटर की जो निडल थी, ये ऐसे फ्लक्चुएट हुई एकदम से। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सोचा कि इस मेटल से कुछ ना कुछ निकल रहा है। ठीक है, इस मेटल से कुछ ना कुछ इजेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ एमिट हो रहा है, जो कि यहाँ इस पाथ से ट्रैवल करके डिटेक्टर तक एमीटर पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो उन्होंने बाद में क्या कहा, बाद में देखा गया, उन्होंने पता लगाया क्या निकल रहा है। तो यहां से आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस मेटल सरफेस पे डाली, तुरंत यहां से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करके इस वायर के थ्रू यहाँ
आपके एमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस इफेक्ट को क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहा उन्होंने, देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं, उनमें पैकेट ऑफ एनर्जी ट्रैवल करती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन के गिरते ही आपके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, when the radiation of certain frequency incident on metal surface इलेक्ट्रॉन्स आर, आप फोटो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड from metal and this phenomenon is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. ठीक है बेटा, इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हो गया, उन्होंने इफेक्ट को डिफाइन कर दिया। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रोसेस में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी आपके हाथ से, ये देखी कि जैसे ही आपके लाइट सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस सरफेस पे पड़ती है, तुरंत यहाँ पे क्या देखा गया, एमीटर में डिफ्लेक्शन देखा गया। इसका मतलब क्या, उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जैसे ही किसी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल सरफेस पे गिरती है, तुरंत नो टाइम लैप, मतलब कुछ टाइम का गैप नहीं होगा, तुरंत इंस्टेंट, बिल्कुल जैसे ही गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड से आपके निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और वो यहां से जाके इस एमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, क्या देखी, देयर इज no time lag between the incident electromagnetic waves and ejection of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी टाइम लैप, मतलब कोई भी गैप नहीं दिखा कि जैसे ही आपकी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे फॉल की, उसके बीच में और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई टाइम लैप नहीं दिखा, तुरंत जैसे ही फॉल की वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन बेटा उन्होंने क्या देखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। वो उन्होंने क्या देखी कि इन्होंने क्या किया, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की उन्होंने डाली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसके बाद क्या देखा उन्होंने कि थोड़ी सी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करके देखी। ठीक है, जैसे ही उन्होंने कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे डाली, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ एमीटर में। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि इस फ्रीक्वेंसी पे कोई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ाई, कोई इजेक्शन नहीं हुआ, फिर बढ़ाते गए और एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट की फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे जब फ्रीक्वेंसी डाली गई, मतलब एक सर्टेन वैल्यू की जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डाली गई तो तुरंत यहाँ पे इजेक्शन दिखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इस फ्रीक्वेंसी को, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मैंने इसको डिनोट किया न्यू नॉट से।
ठीक है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, इसको हमने न्यू नॉट से डिनोट किया, इसको हम डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम आपका वर्क फंक्शन कहते हैं बेटा, वर्क फंक्शन, दोनों एक ही चीज है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन दोनों एक ही चीज है। जहां आप वर्क फंक्शन की बात कर रहे हो वहां आपकी नोटेशन डब्ल्यू नॉट होगी, ठीक है, और जहां आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम ले रहे हो वहां न्यू नॉट होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो सेम ये वही है, सिर्फ इसके नीचे न्यू नॉट लग गया। तो इन्होंने क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे आपके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा मेटल सरफेस पे, या हम कहें एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इतनी कम फ्रीक्वेंसी या वो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि इजेक्शन के लिए, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए यूज हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी को बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन की बेटा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आपकी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली जा रही है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कोई इजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जिससे आपका मेटल सरफेस से आपके इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट हो पाए, निकल सके, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू emit or required to eject the electrons from the metal surface. मेटल सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, मतलब इतनी वैल्यू, इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन रेडिएशन में होनी ही चाहिए। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप डालोगे तो आपका मेटल सरफेस के ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन नहीं होगी, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या कही बेटा, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपकी इजेक्शन तो हो गई, अब बात हो रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल सरफेस से इजेक्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड will be independent of frequency of radiation, frequency of incident means आके जो इंसिडेंट करेंगे, जो आके गिरेंगी, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से आपके इजेक्ट होंगे, वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। आपका ये है कि हाँ, इजेक्शन के लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब इजेक्शन के लिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो इजेक्शन करवा सके, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपकी इजेक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। बट उन्होंने क्या कहा, इजेक्शन तो हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इजेक्शन तो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो इजेक्शन तो हो जाएगा, कम होगी तो नहीं होगा। बट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करते। यानी कि किस पे डिपेंड करते हैं, तो उन्होंने बाद में कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड will depends on intensity of electromagnetic waves, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं जब आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर सरफेस पे गिर रही है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी कि उसकी पावर क्या है, वो कितनी स्पीड से, कितनी शार्प, कितनी ब्राइटली आके गिर रही है, उस पे आपका डिपेंड करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। नेक्स्ट अगर बात की कि आपके देखो बेटा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो गए, बट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद यहां से ट्रैवल करके आपके डिटेक्टर तक, ये आपका डिटेक्टर है, डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं एंड देन आगे ट्रैवल कर रहे हैं आपके, तो यानी कि आपकी इन इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो ये तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो किसके कारण है, तो फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron depends on frequency of electromagnetic waves। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आप डाल रहे हो वो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, वही बताएगी कि आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में कितनी काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो यहां से यहां ट्रैवल कर सकते। ठीक है, यानी कि हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, ये टोटली डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आप इस पे मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आपके जो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किए थे इस एक्सपेरिमेंट के, पहला क्या कि इजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को अगर आपको इजेक्ट करवाना है मेटल सरफेस से तो आपको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, और उस फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से जितनी फ्रीक्वेंसी, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपकी इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो रेडिएशन आ रही है ये कितनी शार्पली आ रही है, कितनी ब्राइटली आ रही है, कितनी पावरफुल आ रही है, उस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अगर आपकी कम लाइट आ रही है तो कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अगर आपकी बहुत ज्यादा शार्प लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट आ रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके इजेक्ट होंगे। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके ट्रैवल कर रहे हैं डिटेक्टर तक, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, टोटली आपकी जो ये इंसिडेंट रेडिएशन आप डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके आए बेटा, नेक्स्ट जो आपके साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और डीपली पढ़ा, वो आपके थे आइंस्टीन। ठीक है, तो आइंस्टीन ने फर्दर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ के कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, साथ ही साथ एक इक्वेशन दी जिसको हम आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने अपने स्टडी में क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो, उन्होंने 3 केस बताए। केस फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो डाल रहे हो मेटल सरफेस पे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि आपको रिक्वायर्ड है इजेक्शन करवाने के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा। तो आपका आइंस्टीन ने केस फर्स्ट में क्या कहा, 3 केस बताए उन्होंने इसके। तो केस फर्स्ट में कहा कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड, आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कोई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो बेटा आपके हर्ट्ज ने भी देखा था कि जब उन्होंने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम की, डिक्रीज की, कम करके देखी तो कोई इजेक्शन नहीं हो रहा, फिर उसने कम से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, कोई इजेक्शन नहीं हो रहा, और एक पॉइंट पे जहां इजेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का, उस
फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या कहा कि इफ फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। पहला ये बताया उन्होंने। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रही थी, मेटल पे गिर रही थी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो कोई इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड केस उन्होंने क्या बताया, केस 2, इफ frequency of electromagnetic radiation will equal to the threshold frequency, अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपकी इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो क्या होगा, तो बेटा इजेक्शन तो होगा। उन्होंने क्या कहा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, क्योंकि आपको जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इजेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उतनी तो मिल रही है, उतनी ही है एग्जैक्टली, तो इजेक्शन तो होगा। इजेक्शन of electron occurs but they will have zero kinetic energy, जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएंगे बट आपका क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होके वहीं पे रहेंगे, मेटल सरफेस पे रहेंगे, आपके ट्रैवल नहीं करेंगे यहां से यहां तक। क्यों, क्योंकि उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और जब तक क्या बोलते हैं किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ना हो तब तक कोई मोशन नहीं होता। ठीक है, और थर्ड केस उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, थर्ड क्या बताया, केस थर्ड, इफ अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आपका क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, आपकी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही रहा है, क्योंकि देखो उस आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, यानी कि वो क्या बोलते हैं कुछ अमाउंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी को यूज करेगी इजेक्शन के लिए, और जो बाकी फ्रीक्वेंसी बची वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स को दे दी जाएगी ताकि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर तो आपकी यूज हो गई इजेक्शन में, और जो एक्स्ट्रा बची वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी जाती है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं एंड द एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी is present as kinetic energy in electrons। ठीक है, तो ये तीन केस उन्होंने बताए, तीन एक्सप्लेनेशन दिए आपके। ठीक है, और इस बेस पे उन्होंने बेटा एक आपकी क्या बोलते हैं इक्वेशन भी दी। इक्वेशन उन्होंने क्या कहा कि आपकी एनर्जी जो है, हम पहले भी आपके प्लैंक थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी एच न्यू होती है। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये आपकी एनर्जी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी ये एनर्जी है किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की, अगर ये एनर्जी है तो इसमें से कुछ एनर्जी आपकी एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में यूज हो रही है, और बाकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, उन्होंने ये बताया जो आपकी टोटल एनर्जी किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कुछ तो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रही है, मतलब कुछ तो इजेक्शन के लिए यूज हो रही है आपकी,
आपकी, ठीक है। और जो बाकी बची वो एज काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दी जा रही है और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होके वो इजिली मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो ये आपकी इक्वेशन थी किसकी, आइंस्टीन ने जो आपकी इक्वेशन दी थी। नेक्स्ट इन्होंने इसको मॉडिफाई किया, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और एम यहाँ मैंने एम के नीचे ई लिखा है, तो ई आपका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हम कंसिडर कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ एम ई वी स्क्वायर लिख दिया है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये इक्वेशन आइंस्टीन ने दी थी। और इसी इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करके देखा जाए तो एच न्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, हम न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, आपका वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, तो यहां से डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी थी जनरल इक्वेशन, ये थी मॉडिफाइड की, ठीक है, और अदर फॉर्म ये दी, तो ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन आपकी आइंस्टीन ने दी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को टोटली एक्सप्लेन करती है। इस इक्वेशन पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स है, जैसे आप लोगों को ये एनर्जी गिवन होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन होगी, आप लोगों से पूछी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालो, तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा, ठीक है, ये एनर्जी दे रखी है, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आप रख लोगे, यहाँ देखो थ्रेशोल्ड कैसे निकालोगे, इन सब की वैल्यूज आप रख लो, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है, ठीक है, न्यू नॉट इजिली यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स करके देखना जो आपके बुक में दिए हुए हैं, और कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।